ऑलरेडी जब रिजर्वेशन है तो आपको ये 5% देख रहे आर्टिफिशियल कैटेगरी क्यों खड़ी कर रहे हैं? मैं पढ़कर के हैरान रह गया कि किस प्रकार से एचएसएससी के अंदर घपला और घोटाला किया जाता है। हरियाणा के अंदर 99 लाख कंप्लेंट पीपीपी को लेकर के सरकार को मिली है। 10,000 रुपए ले रहे हैं रोल नंबर इशू कर। हाल इतना बुरा था वहाँ। बैचलर ऑफ आर्ट जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के पेपर में कैसे आ सकता? आप लोग कोर्ट आइए, इनके भरोसे मत रहिए। ये इतने झूठे और इतने मक्कार इंसान है, ये कब कहाँ जाकर के किसकी नौकरी को खा जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज बेहद ही सेंसिटिव विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हजारों ऐसे युवा जो नौकरी में जस्ट शामिल हुए थे और उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है और सीधा सुप्रीम कोर्ट से जो मैसेज आता है, जो ऑर्डर आता है। सीटी की हम बात करेंगे। जो 5% बोनस नंबर की बात हुई थी, हरियाणा सरकार से कहां पर गलती हुई, इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या ऑप्शन बचते हैं, अब सरकार क्या करेगी, चुनावी साल है, बहुत सारे सवाल हैं। रविंद्र सिंह जूल हमारे साथ हैं क्योंकि जूल साहब केसेस भी लड़ रहे हैं। इस तरह के जो बच्चे हैं, पीड़ित बच्चे हैं, वो इनके पास भी पहुंचे हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो ये समझाइए, ये पूरा बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या हुई कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है? एक आम इंसान इसे कैसे समझे? देखिए जीनत, जब पहले 2021 से पहले जो हरियाणा के अंदर जो रिक्रूटमेंट्स होती थी वो सेपरेट एडवर्टीजमेंट रहती थी। उसके अंदर कोई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये 2021 के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का एक मेथड लेकर के आए, जिसके तहत इन्होंने ये कहा कि भी अब 2 स्टेज प्रोसेस हुआ करेगा। हर साल में एक बार हम सीईटी लेने का काम करेंगे। तो जो लोग पहले स्टेज को क्लियर कर देंगे उन लोगों को मेन जो है एग्जाम के अंदर बैठने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा हरियाणा के अंदर ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सीईटी जैसी चीज़ें जो है ना, ये बड़े स्टेट्स में तो जिस तरह मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बहुत बड़े लार्ज स्टेट हैं, जो वहाँ पर ये बहुत फिर भी मैं कहता हूँ कि जस्टिफाइड होता है, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस मान लो आप इसमें। हरियाणा के अंदर इतने लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे लेकिन हमारे खट्टर साहब की सनक लगा लीजिए, या खट्टर साहब की एक मैं कह लेता हूँ कि सोच लगा लीजिए, जिसके कारण सीईटी हरियाणा के अंदर आया। अब जब सीईटी हरियाणा के अंदर आया तो इनकी पॉलिसी आई 2022 के अंदर। उस पॉलिसी के बाद में इन्होंने नवंबर 22 में टेस्ट लिया था रिटर्न का, सीईटी का प्री। अब क्या था कि हरियाणा के अंदर जो है ये बोनस मार्क्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नाम पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। 13/12/2017 को नोटिफाई हुए थे हरियाणा में। उसके बाद में 2022 में इनको सीईटी में डाल दिया गया। तो अब क्या होता है कि जब ये मामला सीईटी के अंदर जब ये आया, तो अब सीईटी का जब स्किल टेस्ट, यानी कि सीईटी जब क्वालिफाई कर गए कुछ लोग, तो उनको मेन टेस्ट में बैठना था, क्योंकि इट वाज ए 2 स्टेज प्रोसेस। तो सेकंड स्टेज के अंदर जब सीईटी के एप्लीकेंट्स बैठे, तो एक बड़ा ग्रुप था, ग्रुप नंबर 56 और 57 नंबर से मैं आपको एडवर्टीजमेंट्स भेजने का काम करूंगा, ताकि आप भी थोड़ा इसको समझ लें। तो बड़ा ग्रुप था जिसमें लगभग 20,000 के आसपास में पोस्टें थी, 18। तो उन पोस्टों के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनको बैठाना था। अब उनकी मेरिट लिस्ट इन्होंने बनाई जून के अंदर, कंट्रोवर्सी आई जुलाई के अंदर, फिर मेरिट लिस्ट बनाई, फिर कंट्रोवर्सी आई, मामला जुलाई में कोर्ट में पहुंच गया पिछले साल। अब जुलाई के अंदर जो है मामला कोर्ट में पहुंचा, तो वहां पे तथ्य प्रस्तुत किए गए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन मार्क्स को 5% जो बोनस मार्क्स हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इसका गैर कानूनी इलीगल बेनिफिट ले रहे हैं। जब तक आप इन लोगों को फिल्टर नहीं करेंगे तब तक आप मेन टेस्ट मत लीजिए। उसमें सरकार का ये तर्क था कि हम इनकी डिक्लेरेशन के बेसिस पे नंबर दे रहे हैं, हम फिल्टर करने की स्थिति में भी है नहीं। कल को नौकरी लगती है तो उसके बाद फिल्टर करने का काम करेंगे, जरूरत होगी तो इसके खिलाफ एफआईआर कर देंगे यदि किसी बंदे ने ये नंबर गलत तरीके से क्लेम किए। अब क्योंकि क्राइटेरिया था जीनत लिमिटेड, मतलब समझिए कि एक पोस्ट के लिए मान लीजिए 4 लोगों को बैठना है, तो 4 लोगों में से मान लीजिए एक व्यक्ति जो है गलत मार्क्स लेकर के पेपर के अंदर बैठ रहा है, तो वो एक जेन्युइन कैंडिडेट का हक तो मार ही रहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि भी आप ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पेपर लेने से पहले करेंगे, पेपर लेने के बाद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ये गलत है। और कोर्ट ने सारा का सारा रिक्रूटमेंट को क्वैश कर दिया। अब सरकार की सनक अभी भी जारी थी। रातों रात इन्होंने कोर्ट के अंदर मेंशनिंग करके अगले दिन सुबह 8 बजे सुनवाई कराई कोर्ट के अंदर, डिवीजन बेंच में जाकर के स्टे ले आए।
और जाकर के इन्होंने पेपर करवाने का काम किया, जिसमें लगभग 32,000 थे, 37,000 समथिंग आई थिंक एप्लीकेंट बैठे थे 56 57 के अंदर। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास में अभी लिखा नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको बता देता है। हालांकि मेरे पास यहाँ है मेरे पास में, लेकिन आपके पास में इस समय नहीं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। तो अब जब 37,000 पे वो जो मामला चल रहा था, उसके साथ में कुछ लोगों ने ये 5 नंबरों को ही, 5 मार्क्स को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मार्क्स ही असंवैधानिक है, आप इन मार्क्स को ही हटाइए। अब गलती सरकार से क्या हुई, सरकार ने गलती से इन दोनों केसेस को, सरकार की गलत लीगल एडवाइस लगा लीजिए किसी भी कारण से, सरकार ने इन दोनों मामलों को एक साथ में जुड़वा लिया। यानी कि एक मामला वो जिसमें इन मार्क्स को वेरीफाई कराना था पहले, और एक मामला वो जिसमें इन मार्क्स को ही चैलेंज किया गया था। तो ये दोनों मामले जो है एक हो गए। अब जो ये जिन जिन लोगों का को नौकरी मिली, 12-12,500 लोग, ये इनके अराउंड 20 ग्रुप्स हैं जिनको अभी तक, जिनके इन्होंने अभी तक पेपर लेने का काम किया है। तो इन 20 ग्रुप्स के 12,500 लोगों को इन्होंने जो है जॉब देने का काम किया। अब दिसंबर 2023 में जीनत, सरकार ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा करके इन ग्रुप्स की एग्जाम जो है कंडक्ट करने की परमिशन मांगी थी, जो कोर्ट ने उस समय पर दे दी थी। लेकिन अब क्योंकि इनकी अपील तो मेरिट लिस्ट थी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मार्क्स को बाद में वेरीफाई करेंगे, तो आप जेन्युइन कैंडिडेट्स का हक तो पहले ही मार रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों फर्जी लोगों के बेनिफिट जो है रिकॉर्ड कोर्ट को दिया गया था। यही कारण था कि कोर्ट ने जो है इसको क्वैश करने का काम किया था कि एक नहीं सैकड़ों लोग जो है ये बेनिफिट गलत लेकर के पेपर में बैठने का काम कर रहे हैं। आप इस पेपर को रोकिए, पहले आप जांचिए किसके पास में अधिकार है किसके पास नहीं, उसके बाद में आप पेपर लेने का काम करें। सरकार ने ये नहीं करके अब इस अपील के अंदर 5 नंबरों के अंदर दोनों में एक साथ सुनवाई कराई जीनत। तो उसका जो है रिजल्ट ये निकला अल्टीमेटली कि 31 मई 2024 को कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है ये 5 मार्क्स को गैर कानूनी बताते हुए, असंवैधानिक बताते हुए क्वैश कर दिया। और उसके साथ ही ये जो 12-12,500 जो लोग हैं जिनको नौकरी जिनकी लगी थी, उन लोगों की नौकरी भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने कह दिया कि भाई 6 महीने के अंदर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोबारा कंप्लीट कीजिए और दोबारा मेरिट लिस्ट बनाइए। मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी रविंद्र जी, तो मैंने देखा कि कोर्ट ने एक पॉइंट मेंशन किया है कि ऑलरेडी जब रिजर्वेशन है तो आपको ये 5% देख रहे, जो बोनस नंबर की बात हो रही है, आप एक आर्टिफिशियल कैटेगरी क्यों खड़ी कर रहे हैं? स्पेसिफिक वर्ड था आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों, जब रिजर्वेशन ऑलरेडी है। अच्छा, मैं ये कोर्ट ने यही पॉइंट रखा कि क्यों। अच्छा, 5% जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज सामाजिक आर्थिक आधार पर 5% बोनस मार्क्स, ये है बकायदा। ये एक बेसिक सा सवाल मेरे मन में आया कि ठीक है, आपने ये दे दिया कि भाई रूल है इसका कि किसी के घर में कोई सरकारी जॉब में ना हो, दूसरा सालाना आय जो है 1,80,000 से ज्यादा ना हो। ये कैसे तय होगा, उसका क्या पैरामीटर है? डॉक्यूमेंट्स में हम फर्जीवाड़ा देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनकी नौकरी लगी, वो गलत तरीके से लगे हैं, लेकिन एक बेसिक सा सवाल आ जाता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे चेक होगी? क्या ये बड़ा रीजन रहा कि कोर्ट में ये स्टैंड नहीं कर पाया, सुप्रीम कोर्ट तक में स्टैंड नहीं कर पाया? एग्जैक्ट यही रीजन रहा जीनत। देखिए, जहां तक बात इन 5 मार्क्स की है, 5% मार्क्स की है, इसकी लीगैलिटी के ऊपर एक चर्चा बिल्कुल अलग हो जाती है कि भी क्या ये संवैधानिक है या नहीं है। लेकिन जो आपने वैलिड पॉइंट जो मेरे को बताया ना इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इस विषय के ऊपर बहस करने वाला मैं था कोर्ट के अंदर, मैं इसके ऊपर नहीं कि भी 5 मार्क्स वेदर ये देने चाहिए या नहीं, मैं इसके ऊपर था कि इसका वेरिफिकेशन का तरीका क्या हो, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो अब सरकार ने क्या किया, सरकार ये कहती है कि जी हमने ना सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा एफिडेविट्स लिए हैं, उन एफिडेविट्स के बेस पे हम इनको नंबर दे रहे हैं। मतलब कितना मतलब अजीब एंड ओड है। फिर इन्होंने कहा कि जी हमने जो है HSSC का जो डेटाबेस है, परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP से जोड़ने का काम किया है। तो PPP के अंदर जो एज है, उस जो इनकम है, उससे ये वेरीफाई हो जाएगा। मैं आपको बता दूं जिन्हें, जो पिछला जो आपका सेशन था हरियाणा का, जो मार्च वाला था, जो अपना ये बजट जो सेशन था, ठीक है, बजट सेशन के दौरान एक क्वेश्चन लगाया गया था, जिस क्वेश्चन के जवाब में, अनस्टार्ड क्वेश्चन था वो, उस क्वेश्चन के जवाब में सरकार ने कोर्ट में, उसमें विधानसभा में कहा था कि हरियाणा के अंदर 99 लाख, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, 99 लाख कंप्लेंट PPP को लेकर के सरकार को मिली है, जिसमें से बहुत सारी कंप्लेंट्स को हमने रेक्टिफाई कर दिया और बहुत सारी कंप्लेंट्स अभी पेंडिंग है। अब आप समझ सकते हो कि जिस डेटाबेस में इतने मास लेवल पर गड़बड़ है,
मैं हरियाणा के अंदर 2.5-3 करोड़ तो पॉपुलेशन है, टोटल 3-4 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन है, और 99 लाख कंप्लेंट, यानी कि हर चौथे व्यक्ति के ऊपर एक कंप्लेंट, इतने मास लेवल के ऊपर जिस डेटाबेस में गड़बड़ है, उस डेटाबेस को आधार बनाया गया वेरीफाई करने का इन मार्क्स को। यही कारण था कि कोर्ट में जो है सरकार का पक्ष किसी भी लेवल पे कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाया, क्योंकि हमने कोर्ट को बताया बाकायदा कि भी इतनी कंप्लेंट्स हैं, इस पीपीपी को आप आधार कैसे बना सकते हैं, सरकार इसके ऊपर इट इज ए फुल प्रूफ सिस्टम, इसको इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। गड़बड़ नहीं हो सकती तो 99 लाख कंप्लेंट कहां से आ गई, कैसे आ गई, कहां से आ गई? तो वो एक चीज थी। अब जो कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, भाई 1,80,000 आए है या नहीं है, ये आप जाकर के फिजिकली वेरीफाई करेंगे, यानी कि पटवारी लेवल से, तहसीलदार से, डीसी से, जहां से कराना कराइए, लेकिन आप तब तक पेपर नहीं ले सकते जब तक कि आप इन मार्क्स को जो है इन लोगों के एंटाइटलमेंट को फिजिकली वेरीफाई नहीं करते हैं। ये कोर्ट ने कहा, इसी कारण से ये सुप्रीम कोर्ट तक हार गए। मैंने एक चीज और पढ़ी थी झूल साहब, यही आपने पीपीपी का जिक्र किया, राज्य पहचान पत्र, और एचएसएससी ने जिस तरह से काम किया, जो स्टूडेंट्स इस 5 नंबर को लेकर कोर्ट पहुंचे, इस बोनस मार्क्स के अगेंस्ट में ही कोर्ट पहुंचे, वो इसी वजह से शायद स्टैंड कर पाए कि यहाँ पर तो है ही नहीं, आप पीपीपी की इतनी कंप्लेंट्स हैं, तो ये खर्ची पर्ची वाला एक जो हम सुनते हैं हरियाणा में, सो देयर इज चांसेस कि दैट इज पॉसिबल, ये संभव हो सकता है टेबल के नीचे से या पर्दे के पीछे से कि कुछ ऐसा हुआ होगा, मे बी। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको इसी सीईटी से मैं आपको बताता हूँ खर्ची और पर्ची दोनों चीजों को। इसी सीईटी के अंदर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2, एक है जेई सिविल, एक है जेई का इलेक्ट्रिकल का ग्रुप, ठीक है ना, इनकी पोस्टों का ग्रुप। इन ग्रुप्स का पेपर हुआ था, ठीक है। इन ग्रुप्स के पेपर के होते ही की डिक्लेरेशन होते ही कंट्रोवर्सी बहुत जबरदस्त बनी, और वो कंट्रोवर्सी जाकर के हाईकोर्ट में चली गई। वो कंट्रोवर्सी हाईकोर्ट में गई तो उसके बाद में क्या हुआ कि कोर्ट ने इनको ये कह दिया कि भी आप आज की आज में लिस्ट रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगले से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पेपर था, कि आज की आज में लिस्ट रिवाइज करेंगे और आज की आज में उसे पब्लिक करेंगे, मतलब कि 4 घंटे के अंदर लिस्ट को रिवाइज करके पब्लिक करेंगे। उसमें रिजर्वेशन का कुछ इशू था कि आप रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कैसे फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से या गलत तरीके से, करेक्ट। क्या हुआ जीनत, रात को 12 बजे तक अभ्यर्थियों की यहाँ पर पंचकुला में एचएसएससी के आगे लाइन रही। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी था उसका, मैं कहीं से आ रहा था तो रात को 12 बजे मैंने खुद अपने आंखों से उसको देखा, रात को 12 बजे तक लाइन रही। हाल इतना बुरा था कि एचएसएससी के बाहर जो है लोग खड़े हैं टाउट्स के रूप में, 10,000 रुपए ले रहे हैं और रोल नंबर इशू कर रहे हैं, 10,000 रुपए ले रहे हैं, रोल नंबर इशू कर रहे हैं। हाल इतना बुरा था वहां पर। मैं आपको एक वीडियो भी शायद मेरे पास में कोई पड़ी हो तो मैं आपको भेज ही दूंगा कि आप ये समझिए कि भाई कोई व्यक्ति, मतलब वो लोग ये भी नहीं देख रहे थे कि क्या यह व्यक्ति एक्चुअल में रोल नंबर लेने के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग इज ए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कोई जनरल क्वालिफिकेशन तो है नहीं। इन पेपरों में एचएसएससी ने ग्रेजुएट्स को बिठा रखा है, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के पेपर में कैसे आ सकता है बताइए। अगर आया है तो इसका मतलब बड़े लेवल पे गड़बड़ हुई है तभी आया है। ठीक बात है। ये खर्ची पर्ची का दावा तो देखो फर्जी इनका शुरुआत से मेरे को तो कभी अपील किया नहीं, क्योंकि मेरे को पता है किस प्रकार के एविडेंसेस इनके खिलाफ मेरे पास भी है। 2018 के अंदर जो एचएसएससी के ऊपर जो रेड पड़ी थी वो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग की उपज थी कि भी हमने विधानसभा के अंदर एक मामला उठवाया था, जिसके बाद में सरकार के कान, क्योंकि विधानसभा में मामला गूंजने के बाद में सरकार उसको दबा तो सकती नहीं थी। फिर सरकार ने उसके ऊपर जांच की और जांच की तो पता लगा इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो वो मेरे दिमाग की उपज थी। वो एफआईआर जो 2018 के अंदर हुई थी ना जीनत, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस मामले के अंदर जब कोर्ट के अंदर जब ट्रायल चली तो कोर्ट के ऑर्डर्स में आपको दिसंबर 2018 का मैं आपको व्हाट्सएप करने का काम करूंगा। उसमें कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बड़ा क्लियर तौर पे कहा है कि सरकार जो है गलत लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, जानबूझ करके कुछ लोग जो हैं जो कि इस मामले में कल्प्रिट है उनको छिपाया गया और सही अक्यूज्ड
जो है सही अपराधी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सारे के सारे मामले को क्लरिकल स्टाफ तक जो है जोड़ दिया गया, जबकि उस समय के चेयरमैन और मेंबर भी उस घोटाले में पूरी तरह से शामिल थे। न केवल उस मामले में बायोमेट्रिक को चेंज किया गया, हर तरीके से गड़बड़ हुई। आप उनकी बात करें, हम मांग करता हूं, मैं आपको जो भी चीज कह रहा हूं, केवल उसकी जो कॉल कन्वर्सेशन है ना, जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने जो रेड मारी थी, उसकी कॉल कन्वर्सेशन पब्लिक हो जाए। कल को सरकार बदल गई तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, आने वाली सरकार उसको कॉल कन्वर्सेशन को पब्लिक करने का काम करेगी। यदि वो कॉल कन्वर्सेशन जो सील्ड एनवेलप में है उसे पब्लिक कर दिया जाए, केवल उसको पब्लिक डोमेन में लेकर के आ जाए, इनकी खर्ची पर्ची के पिछले 12, 13, 10 साल के सारे दावे धराशायी होकर के जमीन पे ना आ जाए, तो मैं पढ़ चुका हूं उनको, मैं पढ़ चुका हूं। और मुझे किसी बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने किसी उसमें कहा कि भी आप देख लीजिए, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नाम मैं कोट नहीं करूंगा, तो मैंने पढ़ा। मैं पढ़ करके हैरान रह गया कि किस प्रकार से एचएसएससी के अंदर घपला और घोटाला किया जाता है जिन्हें, तो वो बहुत बड़ा स्कैम था। तो ये कहने मात्र से जो है इनके खर्ची पर्ची जो है वो नहीं आती। जब सरकार बदलेगी इनके भी कांड बदल जो है पब्लिक में आएंगे, चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। मैं पढ़ रही थी, एचएसएससी ने ही निकाली थी 401 श्रेणियों में भर्तियां। अब यहाँ पर एक चीज और हुई सर इस पूरे मामले में, आप अच्छे से इसको डिटेल में बताएंगे रविंद्र जी। बड़ी हड़बड़ी में रहा एचएसएससी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रही हूँ। ये 4 पिटीशन दायर कर देता है कोर्ट में, और बिना तैयारी के इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई जब मामला कोर्ट में जाता है? और ये जरा समझाइए, एचएसएससी के रोल की आप बात करें, और इस स्पेसिफिक सीएटी वाले इस पूरे ये जो 23,000 बच्चों के करियर पे तलवार है। हाँ, मैं आपको हड़बड़ी बताता हूँ। जब फैसला आया 4/8/2023 को फैसला आया सिंगल बेंच का, जिसमें कि इनको मना किया गया था बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के पेपर लेने से, रात को 11 बजे चीफ जस्टिस के आगे मेंशनिंग होती है, और सुबह जो है 8 बजे स्पेशल सैटरडे को सुबह 8 बजे कोर्ट खुलवा करके सुनवाई कराई जाती है। हमारी हाई कोर्ट के इतिहास में मैंने कभी भी इस प्रकार की चीज कभी भी नहीं देखी कि भी सरकार के द्वारा हड़बड़ी में कोई मामला ऐसे किया जाए कि रात को 11 बजे आप अपील दायर करते हैं और सुबह 8 बजे उसकी सुनवाई करने का काम करते हैं। और 8 बजे सुनवाई के दौरान आप समझिए जिन्नत, हम क्योंकि हम वकील थे उस मामले में, करेक्ट, तो आप समझिए कि भी मेरे मामले के अंदर आप सुनवाई कर रहे हो तो कम से कम मुझे नोटिफाई तो करेंगे। मेरा घर कोर्ट से 40 मिनट की दूरी पे है जिन्नत। मुझे कोर्ट की सुनवाई होने से 10 मिनट पहले जो है एडवोकेट जनरल ऑफिस से फोन आता है, यानी कि 7:45 के कुछ बाद 7:50 के आसपास, कि सर आपके केस की सुबह 8 बजे सुनवाई है। उड़ के जाएगा क्या? कोई भी बंदा उड़ के जाएगा? हम कोर्ट के अंदर पक्ष ना रख पाए इसलिए सुनवाई सुबह कराई गई, और एडवोकेट्स को बताना तक इनके लिए अच्छा नहीं समझा। मेरे पास आज भी उस चैट का रिकॉर्ड है। मेरे को 7:52 पे इन्होंने पिटीशन की कॉपी भेजी और सुबह 8 बजे कोर्ट में एचएससीसी जाकर के स्टे ले आई। कोई भी वकील वहां पे कोर्ट में मौजूद नहीं था जो विरोधी पक्ष का था। मतलब आप फिर तो आप तैयारी भी नहीं कर सकते, आप पॉइंटर्स नहीं बना सकते, होमवर्क नहीं कर सकते, पता लगता तो ये स्टे नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वहां पे डिवीजन बेंच को मिसलीड करके स्टे लिया था। अब समझिए इस बात को। अब इससे आगे चलते हैं, दूसरी हड़बड़ी बताता हूँ आपको। 31 मई को रिजल्ट आया, इसका ऑर्डर आया। हाई कोर्ट ने इनको 6 माह का समय दिया था सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी कोई जल्दबाजी तो नहीं थी कि आप छुट्टियों के अंदर स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करवा के और स्पेशल बेंच के आगे छुट्टियों के अंदर इस मामले को लिस्ट कराएंगे। ठीक बात। जब शुरुआत से ये बात चल रही है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कुछ तकनीकी खामियां हैं, और एक्चुअल में है, क्योंकि तभी हम रिव्यू दायर कर रहे हैं, तो उन तकनीकी खामियों को लेकर के जीनत इनको रिव्यू हाई कोर्ट के अंदर दायर करनी चाहिए थी, क्योंकि रिव्यू जुलाई में दायर होती और उसकी सुनवाई जुलाई में होती। हड़बड़ी में इन्होंने छुट्टियों के अंदर जून के अंदर इस मामले को लिस्ट कराया। आप समझिए कि हड़बड़ाहट इतनी जबरदस्त थी कि इन लोगों को यह भी नहीं पता था केस दायर करते हुए कि कौन सा केस पहले लगेगा, कौन सा बाद में लगेगा। तो हुआ क्या, चांस की बात देखिए कि सबसे पहले वो 5% वाला जो एक्स्ट्रा ग्रेस वाला जो मार्क्स वाला मामला है, जो है 19 जून को आकर के लिस्ट हो गया छुट्टियों के अंदर। ठीक है, अब 19 जून को लिस्ट हो गया, और जो बाकी मामले थे वो 24 जून को जाकर के लिस्ट हो गए।
तो 19 जून को जब सरकार फंसी, जब कोर्ट ने इनकी बात को मना किया, इनकी बात को मानने से मना किया जीनत, तो इनकी ड्यूटी बनती थी कि भी ये कह देते कि भी मेन केस के साथ मेन जुलाई में या मेन उसके में जुलाई में आप इसकी सुनवाई कर लीजिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल इस मामले में HSSU को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो छोटा मोटा वकील भी नहीं कर रहा था ये। लेकिन वो दूसरी डेट पे, पहली डेट पे जीनत, जो फर्स्ट डेट थी 19 जून, उस दिन कोई भी सीनियर, कोई भी बड़ा वकील जो है सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। इतनी लापरवाही, इतने कैजुअली इन्होंने लिया। ये गलती इन्होंने हाई कोर्ट में की, दोनों मामलों को आपस में जुड़वा दिया, जबकि इन दोनों मामलों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं था। एक वेरिफिकेशन का मामला था, एक इनकी संवैधानिकता का मामला था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दोनों मामलों को जुड़वाने का काम किया, अपनी अपील वापस लेने की जगह। इनको ये चाहिए था कि जो वेरिफिकेशन वाला मामला था उसमें अपनी अपील को वापस लेके ये कह देते कि हम हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू करेंगे। 11 मिनट बहस चली है सुप्रीम कोर्ट में, 1 मिनट भी इन 12 साढ़े 12 हजार लोगों के लिए, एक पूरा मिनट भी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसका वीडियो कहीं से अवेलेबल हो जाता है तो मुझे पता नहीं है कि लाइव सिंकिंग उस समय पे होती है नहीं, छुट्टियों के अंदर, रेगुलर कोर्ट में तो होती है। 1 मिनट भी बहस नहीं की गई उन 12.5 हजार लोगों के लिए, एक सिंगल मिनट भी, 11 मिनट में से। और आप ये देखिए, जैसे ही बाहर आता है मामला, जब जैसे ही ये हारते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सबसे पहले इनके बयान किस चीज के आते हैं, मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के, जो इस समय पे केंद्रीय मंत्री हैं, कि हम इन 5% का एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये नहीं कह रहे कि इन 12.5 हजार लोग जो लगे इनको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर ये दूसरे ट्रैक के ऊपर चले गए, भाई बचाइए, हमें किसी को आपत्ति नहीं है, कम से कम मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं विधेयक लाएंगे, चाहे विधेयक लाना पड़ा तो सदन में विधेयक लाएंगे और 50,000 नहीं भर्तियां देंगे। कोई जादू चल रहा है क्या सर? मजाक है क्या? यही मजाक, तो यही इस प्रदेश के अंदर यही मजाक चल रहा है। अब इन्होंने 50,000 भर्तियों की बात कह दी, 3 महीने का समय, समझिए। भर्तियां हरियाणा में अब सिर्फ CET के थ्रू हो सकती हैं, ठीक है। और ये CET पूरा का पूरा जो है कोर्ट्स के अंदर, कचहरियों के अंदर फंसा हुआ है, आपको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी CET के तहत जो है ये भर्ती कर सकते हैं। नया CET कंडक्ट करने का ना इनके पास में टाइम बचा है, क्योंकि पहले प्री करेंगे फिर आप मेन करेंगे, इतने आपका 3 महीने चले जाएंगे। टाइम भी तो देंगे आप कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसी CET के तहत ये 50,000 भर्तियां कैसे करेंगे, कम से कम मेरी समझ से बाहर है। ये क्या कर रहे हैं, TGT की रिक्रूटमेंट है, इन्होंने खुद फंसा रखी है। 7,000 पोस्टें हैं TGT की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, इन्होंने खुद फंसा के रखी हुई है कोर्ट के अंदर। इनकी खुद की स्टेटमेंट पे फंसी हुई है। इन्होंने कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दी कि हम ये करेंगे, इन्होंने अभी तक वो किया नहीं, तो इसलिए वो फंसी हुई है। या तो ये स्टेटमेंट विड्रॉ करें, फिर वो भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर हो। ऐसे ही इन्होंने हरियाणा पुलिस को की भर्तियां निकाली हुई है, अब उसको भी कल री-एडवर्टाइज करने का काम किया। तो 7,000 वो, 5,000 वो, अब रह गई 20,000 के आसपास में भर्तियां जो है वर्तमान CET के अंदर। 7 + 5 20,000 जो वर्तमान भर्ती के अंदर है, जो है वो कितने हो गए, 7 + 5 + 20 आपके आराम से 35,000 के आसपास ये पहुंच गए, ठीक है। तो 35 के अलावा ये क्या करेंगे, 10 या 12,000 लोगों को ग्रुप डी के अंदर जो रिक्रूटमेंट देने का काम करेंगे। क्योंकि ग्रुप डी की इनकी जो पॉलिसी है उसमें एडवर्टाइज करना जरूरी नहीं है। CET अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो एज पर दी मेरिट अपने आप उसको उठा करके सीधा रिकमेंड करने का काम करेंगे। तो इनका जो ये 50,000 भर्तियों का जो कैलेंडर है ना, वो एग्जिस्टिंग भर्तियों का है, नई भर्तियों का नहीं है। जबकि सरकार दावा ये कर रही है कि हम नई भर्तियां करेंगे एग्जिस्टिंग के अलावा। ये कौन सी नई भर्तियां करेंगे, मेरे समझ से बाहर है। अच्छा, मैं एक चीज समझ रही हूँ आप इस पूरी चर्चा में, वो कहते हैं ना पूरे कुएं में ही भांग है। तो जिस CET को आप लेकर आए हो वो खुद इतनी विवादित है, मतलब आप ये तो एग्जैक्टली इंटेंशन पर सवाल करती है सरकार के। मैं कहती हूँ सरकार कोई भी हो, अगर ये प्रोसीजर फॉलो करती है तो उससे सवाल होगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हर दूसरी भर्ती कोर्ट में, और युवाओं की एज चली जाती है, रोजगार नहीं मिलता। अब आपको इस चीज को भी मैं क्लियर करता हूँ। 2022 के अंदर CET हुआ था प्री, ठीक है। इनकी पॉलिसी में लिखा गया बाकायदा कि आप साल में एक बार CET जो है कंडक्ट करेंगे प्री, ठीक है, ताकि जो नए लोग आते हैं, जो पास आउट होते हैं, उन लोगों को भी मौका मिल सके, ठीक है जी। 2022 में हुआ, 2023 में नहीं हुआ, 2024 में नहीं हुआ। 2 साल हो गए इनके CET को। 2023 और 24 में जो युवा पास आउट हुए हैं किसी भी कोर्स से, वो कब अप्लाई करेंगे जी? उनको अप्लाई करने का कब मौका देगी ये सरकार? बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके कारण से ओवरेज हो जाए, क्योंकि जैसे हरियाणा पुलिस के साथ में खास बात है, बाकी तो सिविल नौकरियों के अंदर तो 42 साल तक की उम्र है,
समझिए, हरियाणा के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 47 साल। लेकिन हरियाणा पुलिस के अंदर जो लिमिट है वो है 21 साल, कमांडो की भर्ती के अंदर भी और इसके अंदर भी, नॉर्मल के अंदर भी 20-21 साल इतनी। तो 20-21 साल क्रॉस होते कितना टाइम लगता है? कितने लोग पिछले 2 साल के अंदर क्रॉस कर गए जो कि हरियाणा पुलिस के अंदर कभी compete नहीं कर पाएंगे भर्ती के अंदर, जिनका जज्बा था भी मैं पुलिस में आना चाहता हूं, मैं पुलिस की भर्ती की तैयारी करूंगा, वो सब लोग 2023 और 24 में ओवर एज होकर के पार हो गए, बाहर हो गए। इनको कोई मतलब नहीं है, मामला कोर्ट में गया, इन्होंने कंसेशन तक देने से मना कर दिया फ्रेश ग्रेजुएट्स को, ये कह करके कि जी हम किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये मुझे ये बताइए कि इनकी सीईटी बच्चों को सुखी कर रही है या दुखी कर रही है, आप खुद समझ रहे हैं। नहीं, समझ में आ रहा है। अच्छा, आपके पास भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। जब जिस दिन ये फैसला आया था, हमारी बात भी हुई थी, हम जिक्र भी कर रहे थे। अभी ये बोनस नंबर तो बोनस क्या, ये पूरा माइनस में ही ले जा रहा है। जिन लोगों की जॉब्स लगी है उनको भी, और जिनकी नहीं लग पाई किसी वजह से उनको भी। आपके पास जब स्पेसिफिक मैटर आ रहा है तो क्या बड़ी बातें आ रही है? बड़ी बातें यही आ रही हैं, कैजुअली जो है इस पूरे पूरे मैटर को डील किया गया है, न केवल एचएसएससी के लेवल पे बल्कि हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बिल्कुल 100% कैजुअल वे में इसको डील किया गया है। इनको ऐसा नहीं करना था। इनको सबसे पहले ही जो बच्चे, जो 12,500 लोग हैं, जो बालक जो नौकरी लगे थे, सबसे पहले इनकी ड्यूटी थी इनको प्रोटेक्ट करना। और इसके लिए भी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी ना। 6 महीने का समय दिया था हाई कोर्ट ने ऑर्डर को कंप्लाई करने का। आप जुलाई के अंदर आराम से जब कोर्ट बैठती, उसके बाद में आप इतने लीगल जो है ओपिनियंस लेते, सारी चीज करते, एक प्लान बनाते, प्लान बना करके एग्जीक्यूट करते। हड़बड़ी में, अफरा तफरी में 10-12 दिन के अंदर एसएलपी दायर की गई और उन एसएलपीज के अंदर 2 दिन के अंदर सुनवाई कराई गई, छुट्टियों के अंदर ही उनको खारिज करा लिया गया। कैंडिडेट्स को जो सेलेक्टेड हैं कोर्ट में खड़े होने तक का मौका नहीं दिया गया। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है? क्या रीजन माने? प्रेशर माने? नीट पे चर्चा से बच रहे हैं, उसके पीछे रीजन हम सब समझते हैं। तो क्या यहाँ पर हम है, इनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। जिन्नत सच्चाई तो ये लोग जो है, एक अहंकारी जो होता है ना, अहंकारी शासन जो होता है उस प्रकार का होता है। इनको ये कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। ऊपर वालों ने कह दिया कि आपको ये करना है तो करना है, ना तो लीगल अप्रोप्रिएट एडवाइस ली। मुझे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा लॉ ऑफिस है इनका, 200 के आसपास में इनके पास में लॉ ऑफिसर तो हाई कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग। एक लॉ ऑफिसर की मिनिमम तनख्वाह हाई कोर्ट के अंदर 3 लाख रुपए है हरियाणा सरकार की, जबकि पंजाब सरकार की 1.5 लाख रुपए। आप समझिए, तो इतनी भारी तनख्वाह ले रहे लॉ ऑफिसर का आप कब इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई इनसे पूछे तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी एडवाइस थी तुम्हारी कि तुमने इन दोनों मामलों को एक साथ में जुड़वाया? हाई कोर्ट ने तो यही सोचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सोचा, ये दोनों मामले एक जैसे हैं। दोनों मामले एक जैसे नहीं थे। एक था नंबर की वेरिफिकेशन था, एक नंबरों की संवैधानिकता का। अगर ये दोनों मामले अलग अलग होते, जिनत मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये 12,500 लोग आज भी खतरे से बाहर होते, जो कि जबरदस्ती जिनको खतरे में डालने का काम किया है। इसका कारण क्या है कि सरकार ने कोर्ट को ये कभी इंटीमेट ही नहीं किया कि इन लोगों ने नंबर लिए ही नहीं। 12,500 लोगों में से किसी ने भी ये नंबर नहीं लिए, बावजूद इसके ये लोग नौकरी से बाहर आज के दिन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करने का काम किया है। इसको बताने की ड्यूटी किसकी थी? सरकार की थी। सरकार ने जो कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, झूठा एफिडेविट फाइल किया, गलत एफिडेविट फाइल किया, उसके अंदर तथ्य भी गलत दिए हुए हैं। आप समझिए, यहाँ तक गलत तथ्य दिए हुए हैं कि 3 भर्तियां तो ऐसी हैं जिनमें लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई है, बावजूद उसके उन्होंने कहा कि हमने इनको ज्वाइन नहीं कराया, जबकि अच्छा, बंदे काम कर रहे हैं। और एफिडेविट में इन्होंने दिया है हाई कोर्ट के अंदर कि जी हमने तो इनको ज्वाइन नहीं कराया। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है? आप समझिए। वो तो पे ले रहे होंगे वो तो, फिर तो ये लेकिन जादू सही से पे पेमेंट हो रही है। ये सरकार यही तो है, खर्चा चलाओ, खर्चा बढ़ाओ, अपनी सरकार के, गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर खर्चा बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह देने वाला एडवोकेट जनरल ऑफिस यदि कोई है तो वो है हरियाणा का। पूरे हिंदुस्तान में एक भी स्टेट में इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी हरियाणा में है। हरियाणा में तनख्वाह जो है 3.25 लाख से स्टार्ट होकर के 6 लाख तक जाती है। और पंजाब के अंदर तनख्वाह जो है 1 लाख से स्टार्ट होकर के 1.5 लाख पे जाके रुक जाती है। राजस्थान के अंदर 1 लाख पे खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 1-1.25 लाख के ऊपर खत्म हो जाती है। दिल्ली के अंदर तनख्वाह नहीं है, इवन केंद्र के अंदर भी इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी हरियाणा के अंदर है। बावजूद उसके इतना इनएफिशिएंटली इस मामले को डील करना, सीधी सी बात है, एक्सट्रीम लेवल की कैजुअल अप्रोच।
अब ऑप्शंस क्या बचते हैं? हमने तो सुप्रीम कोर्ट में देख लिया, सरकार कहती है कि वो विधेयक लाएगी, 50,000 नई भर्तियां कर देगी सर, लेकिन ऑप्शन क्या बचता है इन स्टूडेंट्स के पास, जो पीड़ित इनके पास स्टूडेंट्स हैं? पीड़ित स्टूडेंट्स को तो देखिए, सबसे पहले तो रिव्यू दायर करनी है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि मामला हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट को केवल इनको यही बताना है कि जी आपने ये, हमने तो ये सर ये बेनिफिट लिया ही नहीं था, तो हमें क्यों बाहर किया गया? या तो आप मेरे को, हमने ये बेनिफिट इस प्रकार का कोई लिया होता तो हमको बाहर किया जाता तो फिर भी ठीक है। तो किसी ने बेनिफिट लिया तो आप उसको बाहर करने का काम करें, कोई रोकता नहीं है। लेकिन जिसने बेनिफिट नहीं लिया, जिसकी मेरिट को कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये वो ग्रुप है जीनत, जिसमें सभी लोग, मान लीजिए एक ग्रुप ऐसा है, ग्रुप नंबर 22 है, उसमें 15,000 समथिंग जो है कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। ठीक है। जितने लोगों ने भी अप्लाई किया सबने पेपर दिया है। तो ये चीज कोर्ट को क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि सर हमने तो सारे एप्लीकेंट्स ने पेपर दे रखा है, तो हमारी मेरिट को रिवाइज कर लीजिए, उन्हीं बंदों से दोबारा पेपर लेने का क्या तुक है जिन्होंने पहले पेपर दिया हुआ है। तो ये चीज हाई कोर्ट को बताएंगे। हाई कोर्ट, हमारा मानना है कि हाई कोर्ट इस बात को सुनेगी, और खुदा ना खास्ता हाई कोर्ट ये कह देती है जी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट चली गई थी एचएसएससी, वी विल नॉट इंटरवीन, देन यस ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला क्लैरिफाई हो जाएगा इन बच्चों के फेवर में। मैं इस चीज के को लेकर के काफी हद तक आश्वस्त हूँ। तो मान के चलें कि इनकी जॉब सेफ रहेगी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो उसमें ये था कि अगर नहीं रह पाती है तो फिर जो सैलरी अभी तक इन्होंने अर्न की है वो लौटानी भी पड़ सकती है, नहीं 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 नहीं, लौटाने वापस भी लौटाने जाएंगे। वाली तो बात नहीं, ये हाँ, लौटाने की क्योंकि बात ये जो डर है ना, ये एक बार क्लियर कर दीजिए सर कि नहीं, नहीं अ, लौटाने की कोई बात नहीं है। मैं नहीं हाई कोर्ट चाहती, यहाँ से मैं चाहती हूँ कि एक अवेयरनेस वाला प्रोग्राम जाए, जो लोग टेंशन में है। और मैं पढ़ रही थी कि 22-23 हजार लोगों की नौकरी खतरे में है। ना, सिर्फ 12,000 ये हैं ग्रुप सी के जिनको टर्मिनेट का कोर्ट ने आदेश दिया है, बाकी किसी का भी कोई आदेश नहीं दिया। इन 12,500 के लिए भी 6 महीने का समय दिया गया था दोबारा भर्ती करने का, री एग्जामिनेशन का, और ये कहा गया है कि आप सैलरी लेते रहेंगे, और जो जिन लोगों को टर्मिनेट किया जाएगा कल को री एग्जामिनेशन के बाद में, जो लोग मेरिट लिस्ट में दोबारा नहीं आएंगे, उनसे सैलरी वापस नहीं मांगी जाएगी, ये कोर्ट ने कहा था। अच्छा, तो मतलब ये चीज एग्जैक्टली तो टू बी क्लियर हो गई अबाउट, है कि हाँ 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 हाँ, ये कोर्ट क्लियर ने है कि बिल्कुल सैलरी। क्लियर कहा है कि आप उनसे सैलरी या उनके जितने भी एक्रूड बेनिफिट है उनसे वापस नहीं मांगेंगे किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज पे। सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्योंकि इलेक्शन सर पे था, लगा कि बैठे बिठाए नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है स्टेट में, और ऑपोजिशन पिछले साल इलेक्शन स्पेशली नहीं इस था मुद्दे सिर्फ, को लेकर इनको मूछ की सवाल लड़ाई, करता है। मूछ की लड़ाई है, झूठ की लड़ाई है, समझिए मेरी बात को। इनकी मूछ और इनका झूठ कहीं पकड़ा ना जाए इसलिए किया गया है ये। नहीं तो पिछले साल तो कोई इलेक्शन नहीं था, जुलाई 2023 में। हड़बड़ी तो जुलाई 2023 से चल रही है, आज से तो नहीं चल रही। ठीक है, आप रातों रात करवा रहे हैं सुनवाई। ये इसलिए कराया कि इन्होंने एक झूठा नैरेटिव हरियाणा के अंदर खड़ा करने का काम किया है कि हमारी कोई भी भर्ती कभी भी कोर्ट के अंदर नहीं रुकी। विपक्षी पार्टियां जब भी उसके अंदर आई है, सत्ता के अंदर आई है, इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, जिसके कारण जो है इनकी भर्तियां कोर्ट ने रद्द की, हमारी कोई भर्ती रद्द नहीं की। ये इस नैरेटिव को बचा ले किसी भी तरीके से, उस नैरेटिव को बचाने के लिए हड़बड़ाहट की गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ताकि ये बड़ा कैजुअली जो है जनता के आगे कह दे भर्ती रोको गैंग है एक। अच्छा, तो इसका मतलब भर्ती रोको गैंग के अंदर तो हाईकोर्ट के जज भी हैं, करेक्ट। ये यही मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने हाईकोर्ट के एक सम्मानित जज के बारे में टिप्पणी की थी, एक जज का दिमाग खराब है, उसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। यही थे, इन्होंने मीडिया में ये बाइट दी थी कि हाईकोर्ट के एक जज का दिमाग खराब है, उसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि हाईकोर्ट ने उस रिक्रूटमेंट के ऊपर स्टे दिया हुआ था। स्टे इसलिए दिया हुआ था कि भी आपके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर कुछ कमियां थी, और उस कमियों के को लेकर के सरकार की बहस से कोर्ट आश्वस्त नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर स्टे था। अब आज ये 12,500 लोगों की जो नौकरी गई है इनका इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार यही होगा ना। तो मैं ये कहता हूं कि भर्ती रोको गैंग सरकार खुद है, और ये नैरेटिव ये बताना चाहती है कि विपक्षी पार्टियां भर्ती रोको गैंग है ताकि इनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता रहे। इसी कारण इन्होंने जल्दबाजी की, और ये जल्दबाजी इन्हीं के ऊपर भारी पड़ी है। तभी तभी झुल साहब, सवाल एक मन में आ रहा है कि गवर्नमेंट की तैयारियां अपने आप में सवालों के घेरे में हैं। अब वो आगे क्या करेगी, विधेयक लाएगी या क्या ऑप्शन बचेगा, हम देखते हैं। ये एक बार और क्लियर कीजिएगा कि फंसे किस पार्ट पे, जो सीटी है, इसको अगर हम कहें कि कैसे काम कर रही है, तो वो एक बार और आप एक्सप्लेन कीजिए, ताकि हरियाणा वाले समझ सकें, अवेयर हो सके, अलर्ट हो सके फॉर फ्यूचर। देखिए, ये इनको फंसाने का फंसे इस पार्ट पे कि जो मार्क्स वेरिफिकेशन वाला जो मामला था,
वो मामला हाई कोर्ट में ने जो है एचएससीसी के खिलाफ उसमें ऑर्डर किया था, जिसमें एचएससीसी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। ये हाई कोर्ट में अपील दायर करने की जगह ये इस ऑर्डर को कंप्लाई करते हैं, महीने 1.5 महीने में सबकी वेरिफिकेशन हो जाती है। वेरिफिकेशन के बाद में आप पेपर ले लेते, पेपर लेकर के ये सब लोग ज्वाइन भी कर चुके होते हैं। अभी तक टिल नाउ हर एक व्यक्ति ज्वाइन कर चुका होता है इस भर्ती के अंदर, ये मैं क्लियर तौर पे कहता हूँ। इन्होंने ये कहा कि जी सालों लग जाएंगे वेरिफिकेशन में। अरे भैया, एक हो या 3 लाख लोगों की वेरिफिकेशन करने के लिए सरकार को सालों लगेंगे? 22-23 जिले हैं, सभी जिले के जिला अधिकारी को कहिए कि तहसीलदार को कह करके नीचे पटवारी लेवल तक, नए तहसीलदार लेवल तक 10 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट्स जो है ऊपर बन करके आ जाएंगी। कहाँ वेरिफिकेशन मुश्किल थी? ये वेरिफिकेशन करने की जगह इन्होंने उस मामले में अपील दायर की, और वो भी रातों रात अपील दायर की। और फिर इन्होंने उसी मामले के अंदर एप्लीकेशन लगाई कि इन ग्रुप्स का भी पेपर लेने की हमको इजाजत दे दो, जबकि इन ग्रुप्स में 4 गुना या जो ये लिमिटेड कैटेगरी वाले इशू नहीं थी, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स पेपर दे रहे थे, जितनों ने भी अप्लाई किया सब पेपर दे रहे थे। तो ऐसे में इनमें इन मार्क्स का होना या ना होना इनकी मेरिट के ऊपर फर्क नहीं डालता था। तो बावजूद उसके इन्होंने इस मामले को इस मामले के साथ जुड़वाया, और उसके बाद में अल्टीमेटली इन दोनों मामलों को जो है 5 मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूशनल जो चैलेंज वाला मामला था उसके साथ जुड़वाया, जिसके कारण एक खिचड़ी बन गई, जिस खिचड़ी के कारण जो है ये रिजल्ट आया। और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, वो मैं चाहूंगी कि आपके लीगल वर्ड्स में समझाइए। सुप्रीम कोर्ट में ये इन जो 12,000 लोगों की नौकरी बचाने के लिए इनको जाना चाहिए था, बजाय इसके ये गए 5 मार्क्स को बचाने के लिए, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लगी, पछाड़ लगी और बाहर आ गई। अच्छा, ये उसके जो ऊपर कोशिश कर ये मैंने आपके ही बात में भी सुना कि ये भर्ती रोको गैंग को, किसी सो कॉल्ड कथित भर्ती रोको गैंग को एक्सपोज करने की कोशिश, पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर कुछ और ही प्रूफ हो गया। कोई एक ऐसी भर्ती जो मनोहर सरकार की आप कहीं कि नहीं सच में बहुत अच्छी हुई है, कोर्ट नहीं गई है। सैनी साहब का शासन तो खैर अभी जुमा 8 दिन पहले शुरू हुआ है, तो उस पर तो बात ही नहीं करेंगे। कोई भी नहीं। 2014 में इनकी सरकार के आने से लेके अभी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं जीनत, जितनी भी रिक्रूटमेंट्स है, सभी चैलेंज्ड हैं, सभी के कोर्ट्स में केस पेंडिंग है। इससे पहले क्लर्कों की भर्ती का रिजल्ट क्वाश हुआ था, हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की भर्ती का रिजल्ट क्वाश किया हुआ है, उसमें ये डिवीजन बेंच में जाकर के कमीशन ने स्टे ले रखा है। सूनर और लेटर वो मामला भी जो है खारिज होगा, तो अल्टीमेटली उसके अंदर भी आपको डॉक्यूमेंट्स की रीवेरिफिकेशन करके बहुत सारे लोगों को दोबारा बेनिफिट देना पड़ेगा। इनकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी के केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इनकी वर्तमान जो ये भर्ती सीईटी भर्ती के अंदर तो कितने केस पेंडिंग अंदाजा ही नहीं, 200 से ऊपर तो केस मेरे पास है, 200 प्लस। हाँ, और 2000 प्लस कैंडिडेट्स मेरे पास हैं, 200 प्लस केसेस मेरे पास है। तो बाकी वकीलों के पास क्या होगा? 8000 वकील हाईकोर्ट के अंदर, मुझे अंदाजा ही नहीं, आप अंदाजा लगा लीजिए। स्काई इज द लिमिट। कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट इस सरकार की नहीं है जो कंट्रोवर्सी से बाहर हो, बावजूद उसके कि ये नैरेटिव कुछ भी गढ़े। कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं है, सिंगल भी नहीं है। मैं सभी सिंगल रिक्रूटमेंट्स को टिप्स पे बता सकता हूँ किस भर्ती में क्या क्या गड़बड़ हुई, पेपर लीक कितनी भर्तियों में हुए, कहाँ हुए, कैसे कैसे हुए। इतने वो तो शानदार लोग, नीट के तार भी हम देख रहे हैं, हरियाणा से जुड़ रहे हैं। तो वर्तमान है, ये तो पेपर लीक तो आज से थोड़ी ना चल रहा है, 2017 से चल रहा है ना। मैं आपको एक गजब की भर्ती बताता हूँ, मेरे को याद आ गई। 2017 की एक रिक्रूटमेंट थी एक्साइज इंस्पेक्टर की, आप नोट कर सकते हैं, उसमें टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, एक्साइज नहीं टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती थी 2017। हाँ, दिसंबर 2017 में उसका इंटरव्यू हुआ था, उससे पहले उसका रिटर्न हुआ था। उसका पेपर यमुनानगर से लीक हुआ। अच्छा, ठीक है, रोहतक के एक गैंग ने लीक किया था, यमुनानगर से लीक हुआ। गजब की चीज बताता हूं कि पुलिस ने ऑन द स्पॉट जो लीक करने वाला बंदा था ना, उसको पकड़ा सेंटर के बाहर, जिसके पास पेपर मौजूद था। ठीक है, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के आगे आके कि हमने पेपर लीक से रोक लिया है, पेपर लीक किया गया था और ये लीक पेपर जो है हमारे पास में आ गया है, ये बंदे जिन्होंने लीक किया था इनको हमने अरेस्ट कर लिया। एसपी यमुनानगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एफआईआर पता है किस चीज के ऊपर दर्ज की गई? 279 है, यानी कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। आप समझिए कि एसपी ने मीडिया के आगे आकर के कहा कि हमने पेपर लीक करने वाले बंदों को पकड़ा है और उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई किस चीज पे, जो है गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था बंदा,
और उसको बेल कर दिया गया। पेपर लीक करने वाले बंदे को 1 घंटे के अंदर बेल पे छोड़ा गया। मुझे ये बता दो कि उसके ऊपर प्रेशर किसका था? बिन खर्ची बिन पर्ची तो है नहीं सर। मैं तो स्लोगन सुनती रहती हूँ, मतलब मनोहर लाल जी के सवाल शासन ही की नहीं वो बात जीनत, करते हैं। सवाल ही नहीं। मैं गारंटी देता हूं, मैं बता रहा हूं कि एक बार मौका आने दीजिए। कल को हमारी सरकार आ गई, इनकी एक एक रिक्रूटमेंट की जितने भी झूठ है ना, सारे मेरे मोबाइल के अंदर है, सब के सब, सभी एविडेंस है मेरे पास में। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने गड़बड़ नहीं की। इनकी ऐसी रेल बनेगी अपनी जीवन भर, ये याद इनको ये चीज याद रहेगी कि हमने जनता को 10 साल कैसे झूठ बोला। हर भर्ती में पेपर बिके हैं, हर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं कुछ कह ही नहीं रहा। इनकी जो 2018 वाली एफआईआर है, उनकी जो कॉल कन्वर्जेशंस को पब्लिक करा दो, सार्वजनिक कर दो। सरकार को मैं चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं, आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को जो है, आप सर्विलांस की रिकॉर्डिंग को आप पब्लिक करा दो। अगर उसके अंदर मेरी बात झूठी निकल जाए तो मैं राजनीति और वकालत दोनों छोड़ दूंगा। ये मतलब क्या, ये झूठा नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं। और उसे क्या मिल रहा है इनको? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ओएमआर चेंज करते हैं जीनत। ये ओएमआर चेंज होती थी एचएसएससी में, फर्जी ओएमआर छाप करके लोगों को सेलेक्ट किया गया है क्लर्क रिक्रूटमेंट के अंदर 2015 के अंदर। इतने ज्यादा फर्जी लोग हैं ये। और फर्जीवाड़ा आज से नहीं चल रहा, 2014 से लगातार चल रहा है। जबकि बावजूद उसके ये कहते हैं क्या, हम तो जी बिना खर्ची और बिना फर्ची गए। एचपीएससी के अंदर 1.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया कैश। वो क्या था? और उसके बाद में उन लोगों को बाहर कैसे निकाला? उसकी गहराई में कभी जाइएगा आप। एचपीएससी का जो कांड था ना, उसकी गहराई में यदि आप जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ओएमआर के ऊपर, मैं बता रहा हूं आपको, ओएमआर के ऊपर जो भरे गए हैं ना, ये जो आंसर जो भरे गए थे, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी के पास में ओएमआर मिली गई थी। जिस कमरे में भरे गए थे वो कमरा मुख्यमंत्री निवास के अंदर मौजूद है। ठीक है। और यही कारण था उस मामले को दबाया गया। तो क्या छिपेंगी नहीं? हुड्डा साहब ने चैट दिखाई, हुड्डा साहब ने विधानसभा के अंदर चैट दिखाने का काम किया। वो चैट किन 2 लोगों की थी जिस चैट के अंदर ये बात चल रही थी, भाई इतने पैसे ले ले, ये रोल नंबर भेज दे, इनको हम पास कर देंगे। वेटनरी सर्जन की रिक्रूटमेंट अभी हुई थी। मैंने कोर्ट में जाकर के पकड़ा इनको, सारे के सारे लोगों को सबूत देने का काम किया। तब जाकर के पता लगा 30 लोगों की मैंने फोन नंबर समेत कोर्ट को जब जानकारी दी थी कि ये लोग पेपर लीक करके पेपर को रट करके आए हैं, और इन लोगों के मोबाइल नंबर इस लोकेशन पे इस टाइम बंद हुए और 2 दिन के बाद में उस लोकेशन पे जाकर के खुले हैं। मैंने यहां तक कंक्रीट जो है कोर्ट को जानकारी दी, उसके बाद में उसके ऊपर स्टे हुआ, और उसके बाद में मजबूरी में इनको पेपर वापस लेना पड़ा। और गजब की चीज मैं आपको बताऊं, वेटनरी सर्जन की पेपर लीक करने वाला गैंग और नीट का पेपर लीक करने वाला गैंग एक ही है। वन सिंगल गैंग। बिहार के अंदर जो एफआईआर हुई है ना जीनत, वो बिहार के अंदर जो एफआईआर हुई है उसके अंदर बाकायदा इस हरियाणा के वेटनरी सर्जन के भर्ती का उसने जो है एक्यूज्ड ने बाकायदा पुलिस के आगे डिस्क्लोजर में कहा है कि मैंने हरियाणा में ये भर्ती का भी पेपर बेचने का काम किया है। हाँ। और जिन लोगों का मैंने नाम दिया कि भाई आप लोग जो है पेपर लीक में शामिल थे, वो लोग वेटनरी सर्जन लगा दिए दूसरे एग्जाम लेकर के। ये इतने बिना महान लोग हैं। बिना खर्ची के हुआ होगा, बिना पर्ची के। हाँ, मैं इतने महान लोग हैं जिन लोगों ने पेपर खरीदा 20-20 लाख रुपए में। कॉल रिकॉर्डिंग दी है मैंने जीनत, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग दी है, मैंने पेन ड्राइव के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट दी है मैंने पेपर लीक गैंग की। ठीक है। और जिन लोगों की व्हाट्सएप चैट और जिन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग मैंने देने का काम किया, वो लोग दूसरे पेपर में पास हो गए। कौन जिम्मेदार? फिर मैं अगर आपके आरोपों को देखूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि बजाय कि नौकरी फेयर सिस्टम से लगे, एक पूरा गैंग, एक अलग गैंग है जो अपने लोगों को सेट कर रहा है। अब 5 लाख में करे, 10 लाख 100%, में करे, 15-20 लाख, 100%। ये तो फिर हर ग्रेड के हिसाब से वो रकम भी तय होगी ना सर, कि किस जॉब का कितना एचसीएस, पैसा। जीनत एचसीएस की रिक्रूटमेंट देखिए अभी वर्तमान हरियाणा सिविल सर्विस एचसीएस की रिक्रूटमेंट। एक कमरे के अंदर एक लाइन में बैठे हुए 10 बंदे पास हो गए, उसमें से 4 बंदे एचसीएस लग गए। एक कमरे में एक लाइन में बैठे 10 बंदे पास। हाउ इज इट पॉसिबल? और वो सारे के सारे लोग एचसीएस लगे, कैसे लगे वो लोग एचसीएस?
ऐसी क्या ब्रिलियंस थी उस कमरे के अंदर कि जिस कमरे के अंदर 30 लोग बैठते हैं और उसमें से 10 लोग एससीएस बन गए? ऐसी क्या ब्रिलियंस थी उस कमरे में, बताइए। अब आगे क्या, आगे क्या आगे क्या, बचता है सर? आगे क्या, बस आगे तो इनके जो कुकर्म है अभी खुलने स्टार्ट हुए हैं, अभी ढंग से खोलेंगे इनको। इनको बताएंगे अब कि आपने जो झूठा नैरेटिव जनता के सामने, गरीब जनता के सामने, इस देश की, इस प्रदेश की जनता के को बेवकूफ बनाने का आपने काम किया है और माल लूटने का काम किया है, उसका इलाज क्या होता है और इसका उसका जो है आखिर में सिला क्या मिलेगा, इनको पता लगेगा, इनको इनके भी लेकिन कान खुलेंगे। लेकिन लेकिन क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली नहीं है, जो 12,500 स्टूडेंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो दहशत में है, एवरी डे दे आर डाइंग। एक सफर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और 12,500 क्यों, हो सकता है उस फैमिली में 5 मेंबर हो, कमाने वाला वो इकलौता हो, यस तो यस बिल्कुल। पूरा फैमिली सफर करती है। तो 1 लाख, मैं तो मानती हूँ कि 1 लाख लोग अगर हम एक एवरेज भी निकालते हैं सर, तो प्रभावित होंगे। इलेक्शन सर पे है, सीईटी और एचएसएससी का जो रोल पूरा एक क्वेश्चन के दायरे में आ रहा है, सवालों के घेरे में। आपको लगता है कि कुछ डैमेज कंट्रोल होगा या देर हो चुकी है? जिस तरीके से करना चाहते हैं ऐसे डैमेज कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। डैमेज कंट्रोल होता है व्यक्ति का तब जब आप अपनी गलतियों को माने, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। ये इस दुनिया का एक फंडामेंटल रूल रहा है, जब गलती होती है, जब तक आप मान करके उसे ठीक नहीं करते हैं तब तक वो ठीक नहीं होगी। ये गलती रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे ताकि सिस्टम और खराब हो। और इसी कारण से मैंने बच्चों को मोटिवेट किया कि भाई तुम लोग कोर्ट आइए भैया, वकील चाहे कोई भी हो, किसी को भी वकील करिए, लेकिन आप लोग कोर्ट आइए, इनके भरोसे मत रहिए। ये इतने झूठे और इतने मक्कार इंसान है, ये कब कहाँ जाकर के किसकी नौकरी को खा जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। आपके पास स्पेसिफिक स्टूडेंट्स आ रहे हैं बातचीत करने के लिए? बिल्कुल है मेरे पास, मेरे दे पास मस्ट है। बी इन प्रेशर, साइकोलॉजिकल। यस, बिल्कुल है प्रेशर पे। अभी भी मेरे साथ बैठे हैं, वो सामने नहीं आ पाएंगे आपके, क्योंकि बट नेचुरल सी ओके। बात है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो दे विल नॉट एग्री टू दैट। बट फैक्ट ऑफ द मैटर, इनकी क्या कसूर है? इनका कोई भी कसूर नहीं है। और आप मुझे बोलिए आप आप। मुझे एक चीज बताएं, अभी 2022 की क्लर्क रिक्रूटमेंट थी, उसको हाईकोर्ट ने उड़ाने का काम किया। 5,500 लोग थे उसमें, 5,500 लोगों की थी रिक्रूटमेंट। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 5,500 लोगों की रिक्रूटमेंट थी, उसमें से 900 लोग ऐसे थे जो लगे हुए हैं क्लर्क, लगे हुए क्लर्क है। 900 लोग ऐसे थे जिन्होंने इम्पर्सनेशन यानी कि अपनी जगह दूसरे कैंडिडेट को बिठा करके पेपर पास किया। 900 आउट ऑफ 5,500। आप रेशियो समझ रहे हैं भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार का कितना परसेंट हुआ? 20%? क्या छोटा नंबर है ये? किसने चेक करी है ओएमआर? कैसे चेक करी है? किसने चेक करा? फिजिकल वेरिफिकेशन कैसी हुई? इनको 2017 के अगर मैं कांड खोल दूं तो मेरे एक कैंडिडेट का, उस तत्कालीन जो चेयरमैन हुआ करता है एचएसएससी का, उसने मेरे एक कैंडिडेट का मोबाइल फोन छीनने का काम किया था एचएसएससी के ऑफिस के अंदर, जब उनकी गलती पकड़ी गई थी। वो तो बाई चांस की बात है, मेरे मोबाइल पे उससे पहले वो इन्फॉर्मेशन भेज चुका था। जिस दिन मैं उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा ना, इनको तब पता लगेगा क्या चीज होती है। एक रोल नंबर पे मेरे कैंडिडेट को ए रोल नंबर इशू किया गया, ए कोई भी एक रोल नंबर इशू किया गया। तो आप समझिए, जब वो बंदा कमीशन में इंटरव्यू के लिए गया तो उसके रोल नंबर पे कोई और, किसी और लड़की को का फॉर्म सामने आया उसके रोल अच्छा। नंबर पे। उन्होंने मना कर दिया कि जी ये तो आपने तो पेपर ही नहीं दिया। अरे भाई, पेपर नहीं दिया तो ये मेरा रोल नंबर कैसे इशू हुआ? मैं पेपर में बैठा था गुरुजी, इंटरव्यू तो आप मेरे को लोगे। बोला नहीं, ये तो यहाँ पे तो कोई लड़की है, आप तो हो ही नहीं, आपकी जगह एक लड़की है। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने कहा कि सर मेरे बायोमेट्रिक को वेरीफाई तो करो। बायोमेट्रिक वेरीफाई करने पे मेरा बंदा मिला वहां पे जेन्युइन, और जो एचएसएससी के रिकॉर्ड में मेरे रिकॉर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह किसी लड़की को डाल दिया गया। 2015-14 से और 2019 के बीच में जो घोटाला एचएसएससी में हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने बंदों को एडजस्ट करने के लिए वहां पे सीटर बिठाते थे। ठीक है, वो सारा का सारा उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग में लिखा हुआ है कैसे करते थे वो लोग। सीटर बिठाते थे, और सीटर बिठाने के बाद में ये क्या करते थे जीनत, वहां पर क्योंकि बायोमेट्रिक उसकी रजिस्टर हो जाती थी, कमीशन में जब बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड सील्ड कवर में आता था, उस रिकॉर्ड को खोला जाता और उसमें से बायोमेट्रिक को चेंज करके
अपने रोल नंबर्स को और फॉर्म्स को चेंज करके अपने बंदों को उसमें एडजस्ट कर दिया जाता था और उस बंदे को सेलेक्ट करा दिया जाता था। यानी कि समझिए कि रविंदर सिंह ढुल पेपर दे रहा है, रविंदर सिंह ढुल पेपर दे करके आया और जब बाहर पेपर दे करके आया, सेलेक्ट हुई उसकी जगह जीनत सिद्दीकी और उसका रिकॉर्ड भी जीनत का ही मिलेगा, रविंदर का तो गायब हो गया। ये किया गया इसके द्वारा। फिर तो ये बहुत बहुत टफ नहीं है ये फाइट उन लोगों के लिए जो बड़ी अगर मैं आपके आरोपों को मानूं जो आप बात कह रहे हैं, तो एक आम इंसान और अब देखिए ना, सामाजिक आर्थिक आधार पर 5% एक्स्ट्रा नंबर सरकार, मतलब एक अलग ही, मैं तो कोर्ट की लाइन जो पढ़ रही थी उसमें ये था कि आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बना रहे हैं। लेकिन मैं मानती चलिए सरकार का दिल बहुत बड़ा था, उसको दया आई, वो जॉब देना चाह रही है अपने प्रदेश के लोगों को, लेकिन वो कोर्ट में जाके एकदम फ्लॉप हो जा रही है, एकदम फ्लॉप हो जा रही है। तो सरकार करना क्या चाह रही है? और जो बातें आप कह रहे हैं इसका मतलब तो सर हर स्तर पर एक जबरदस्त लॉबी है, दिल दिमाग मिले हुए हैं और बिना मिले हुए ये इस तरह का करप्शन नहीं हो सकता। देखिए सरकार कैसे चलती है, पॉपुलिस्ट एजेंडा से चलती है। अब पॉपुलिस्ट एजेंडा मे और मे नॉट बी लीगल। जो पॉपुलिस्ट एजेंडा है वो पॉपुलिस्ट होता है, वो संवैधानिक है या नहीं, उसको संवैधानिक माना जाए या न माना जाए वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉपुलिस्ट एजेंडा था, पॉपुलिस्ट एजेंडा के तहत इन्होंने ये काम करने का काम किया था, जनता में एक मैसेज देने का काम करे। हालांकि बिल्कुल देखो कुछ जगह तो मैं मानता भी हूँ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको एक्चुअल में बेनिफिट देना चाहिए, जैसे कि डिनोटिफाइड हैं, जो विमुक्त जातियां, गुमंतु जातियां जो है, इनको बेनिफिट किसी भी प्रकार से देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इनको बेनिफिट देने के लिए कोई और बेहतर तरीका भी अपनाया जा सकता है और इनके वेलफेयर के लिए और भी बेहतर स्कीम्स बनाई जा सकती हैं। इनके लिए को स्पेशल रिजर्वेशन की कैटेगरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर क्रिएट की जा सकती है। कुछ भी करने का प्रयास किया जा सकता है जो कि संवैधानिक दायरे में हो। सरकार डे वन से जानती थी कि इस चीज में गड़बड़ आ सकती है, लेकिन सरकार ने इसको कंटिन्यू करना जारी रखा। हालांकि मैं इसके पर्सनल लेवल पे खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मुझे सरकारी नौकरी करनी है, ना मुझे कोई लेना, ना मुझे कोई देना, ना अपन ने कोई इस प्रकार का केस को डाला कोर्ट के अंदर, ना अपन ने, मैंने कभी चैलेंज किया। मेरे पास कभी बहुत सारे कैंडिडेट्स आए, मैंने मना कर दिया, आई रिफ्यूज टू टेक देयर केस कि भाई तुम किसी और को वकील कर लो, भाई इस मामले में मैं नहीं आऊंगा। कारण क्या है, पॉपुलिस्ट एजेंडा के साथ में पॉपुलिस्ट नैरेटिव होता है। यदि आप इस प्रकार का केस स्वीकार करते हैं तो आप जो है भर्ती रोको गैंग की परिभाषा के अंदर, सरकार की परिभाषा में फिट बैठ जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, विपक्ष का एक वकील है रविंदर ढुल जो कि गरीबों के खिलाफ है। अब हमारी जनता इतनी भोली है, वो इन चीजों को समझती नहीं कि एजेंडा और नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं। वो उन चीजों के चक्रों में आकर के अपने राइट को जो है के लिए असेल करने की जगह जो है इसके अंदर आ जाएगी। और इसकी कराई हुई है 2017 में एक हुआ था मेरे साथ में ऐसा ही, एक रिक्रूटमेंट में मैंने स्टे नहीं लिया था जीनत, लेकिन सरकारी कुछ लोगों ने, चमचों ने आकर के मीडिया में कह दिया कि रविंदर सिंह ढुल ने स्टे कराया। मैंने वो दिन देखे हैं जब मेरे घर के आगे बच्चों ने प्रोटेस्ट किए तख्ती लेकर के कि स्टे वेकेट कराओ, जबकि मैंने कराया ही नहीं, मेरा केस ही नहीं है, आई एम नॉट इवन लॉयर इन दैट केस, और मेरे घर के आगे प्रोटेस्ट चल रही है। मेरा सोशल बायकॉट किया गया 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जींद में सोशल बायकॉट किया गया एक मामले के अंदर कि मैंने आर्थिक आरक्षण के ऊपर स्टे लेने का काम किया है। मैं आज तक उस केस में पेश नहीं हुआ, मैं वकील नहीं हूं, मेरा कोई लेना नहीं, मेरा कोई देना नहीं, तब भी मेरे को टारगेट किया गया। तो हम लोग बड़ा इजी टारगेट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा सिस्टम नहीं है जितना बड़ा प्रोपेगेंडा सिस्टम इनके पास है। तो इसलिए आई वांट टू अवॉइड एनी सच कंट्रोवर्सी, सो आई रिफ्यूज्ड। तो मैं ओवरऑल जो समझ पाई हूँ, ग्रुप सी और डी की ये भर्तियां जो हम बात कर रहे थे, सर आप इसे और अच्छे से समझा देंगे। इसमें जो मेन कल्प्रिट अभी तक इस पूरी कन्वर्सेशन में समझ में आ रहा है वो सीईटी और HSSC। यस, क्या मैं सही समझ पाई हूँ? सीईटी की बनाई गई रॉन्ग पॉलिसी और HSSC के द्वारा किया गया उसका रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों चीजों का जो है रिजल्ट यही है। अब इलेक्शन स्तर पर है, सरकार तो कह रही है कि वो विधेयक ले आएगी, पॉसिबल है, संभव है इन लोगों को राहत मिल पाएगी? विधेयक लाने का टाइम कहाँ है इनके पास में, अगस्त के अंदर आएगा सेशन, तो मानसून सेशन, तो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं आई थिंक। अगर लेकर के भी आएंगे तो ऑर्डिनेंस लेकर के आएंगे हाईकोर्ट की जजमेंट के खिलाफ, तो हाईकोर्ट में कोई ना कोई डाल के फिर उसको स्टे करा देगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये करना चाहते हैं, क्यों ये करना चाहते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड देयर एजेंडाज। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलिस्ट एजेंडाज हैं,
जो कि जनता का भला करने की जगह नुकसान कर रहे हैं। फिर तो ठीक है, मैं नहीं इस बात पर आऊंगी कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, लेकिन मैं एज अ लॉयर आपसे चर्चा कर रही थी क्योंकि आपके पास बहुत सारे केसेस आए हैं अभी इससे जुड़े हुए। ऑप्शंस क्या हैं उन सभी स्टूडेंट्स के पास जो इससे इस वक्त जूझ रहे हैं? सामने सरकार है, सामने शक्तिशाली सरकार है जिसके पास सिस्टम है, सरकार है जिसके पास पैसे हैं, सरकार है जिसके पास बहुत सारे बहुत महंगे महंगे वकील हैं, और इस तरफ वो लोग हैं, सरकार की ही माने, जिन्हें 5% बोनस अंक दिए गए हैं, आर्थिक सामाजिक तौर पर कमजोर लोग हैं सर। तो वो कैसे लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे सर? कोर्ट में आइए, डरिए मत, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं आएगी, और मोटिवेशन बिल्कुल मत खोइएगा, इस बात को क्लियर समझिए। और कोर्ट में आने से किसी भी कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। कारण क्या है कि एम्प्लॉइज के तो वैसे भी कोर्ट में मुकदमे वैसे भी सारी जिंदगी इनको चलते रहते हैं किसी न किसी विषय के ऊपर। कोई बंदा सरकारी नौकरी में आ गया तो कोर्ट आता ही आता है, ये तय है। मैंने अपने जीवन में 21 साल के तजुर्बे मैंने ये चीज देखी है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, नौकरियां आपकी बचेंगी बशर्ते कि आप खुद आगे बढ़ करके अपनी लड़ाई को खुद संभालेंगे। अगर आपने कमान इस सरकार के पास छोड़ी तो सरकार के पास केवल अपनी एजेंडा फिक्सिंग के अलावा आपके लिए कुछ नहीं है। अब आपका फाइनल जो सजेशन है वो यही रहेगा इनके लिए? जी बिल्कुल, कोर्ट में आइए, डरिए मत, हिचकिए मत, बेहिचक आइए, क्योंकि अभी तक आपको नहीं सुना गया। कोर्ट अवश्य अवश्य आपको सुनने का काम करेगी। 50,000 भर्तियों की बात हुई है, मैं थोड़ा सा समय और ले लेती हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट, क्योंकि समय की बंदिश है। हमने काफी लंबी चर्चा की और मैं आपसे अपील भी करती हूँ कि इस विषय पर जैसे कोई अपडेट्स भी आएगी तो मैं चाहूंगी कि आप समय निकालें ताकि हम इस पर बात करें। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है। 50,000 भर्तियों की बात हुई है और मैंने देखा कि पुलिस का विज्ञापन भी आया है कि पुलिस इलेक्शन ईयर में अमूमन होता है ऐसा कि बम्पर भर्तियां निकलती हैं। सो ये पॉलिटिकल है या हृदय परिवर्तन है या सच में कुछ बेहतर? पॉलिटिकल है, प्योर पॉलिटिकल है। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। जींद के अंदर उपचुनाव के दौरान इन्होंने ग्रुप डी का रिजल्ट निकालने का काम किया था। उपचुनाव के दौरान, उपचुनाव से ठीक 10 दिन पहले पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो ग्रुप डी वाले बच्चे आज तक कोर्ट के अंदर घूम रहे हैं। 2019 से 2024 5 साल हो गए ग्रुप डी के केसेस हाई कोर्ट के अंदर चले हुए हैं। वो कारण क्या था कि इन्होंने गलत तरीके से रिजल्ट निकाला, और आज भी जो है आपस में लड़ाई झगड़ा वहां पे चल रहा है उनका। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के अंदर इलेक्शन में पर्ची बिना खर्ची, ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, नैरेटिव गढ़ने का एक प्रयास मात्र मैं इसको मानूंगा। इसलिए इलेक्शन ईयर में, और ये सारे सब पुराने, मैंने आपको बताया ना, मैं सभी पुरानी भर्तियां, नई भर्तियां करने का इनके पास में टाइम नहीं बचा है। जो हमने आपको 50,000 का जो नंबर बताया है, ऑल ऑफ देम आर ओल्ड रिक्रूटमेंट्स, नॉट न्यू। अब मैं रविंद्र सिंह जून कांग्रेस प्रवक्ता से एक सवाल कर लेती हूँ, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है बिकॉज हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, इलेक्शन क्या होता है, रिजल्ट क्या होते हैं उसके बाद। यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो आप इस सीईटी और इस एचएसएससी को लेकर क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या ले सकते हैं? खिलाफ तो इंक्वायरीज बिल्कुल क्लियर है। एचएसएससी के खिलाफ तो हाई लेवल की इंक्वायरी कराई जाएगी, इनके सभी ऑफिशियल्स के खिलाफ। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सबके नाम पता है, कौन कौन आदमी इसके अंदर है। मुझे वहां पे जाकर केवल, चाहे मैं खुद अपनी कंप्लेंट पे कराऊं, लेकिन इन लोगों को बख्शने का काम नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। इन लोगों ने बहुत पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार किया है, हद दर्जे का भ्रष्टाचार किया है, ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, बिल्कुल आप इस बात को क्लियर मानिए। जहां तक बात रही सीईटी की, तो वर्तमान भर्ती को हम पूरा करने का काम करेंगे। किसी भी हालत में किसी भी कैंडिडेट को इस बात में डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में हम मेरी हाई लेवल पे, उच्च स्तर पे बात हो चुकी है। बात होने के बाद में ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये वर्तमान भर्ती को हम कंक्लूड करने का काम करेंगे, इन बच्चों की नौकरियों को बचाने का भी काम करेंगे। इनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। भविष्य के अंदर सीईटी की पॉलिसी रहेगी या भर्तियां किसी जो है नॉर्मल पॉलिसी के तहत होगी, या सीईटी की इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करके इसमें सुधार करके हम इसको सीईटी को क्वालिफाई करने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक सीईटी को क्वालिफाई ना किया जाए, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। क्वालिफाई का मतलब है कि जो लोग स्टेज 1 से क्रॉस करके स्टेज 2 में आते हैं, उन सभी लोगों को पेपर में बैठने का मौका दिया जाए। तो ऐसे में कंट्रोवर्सीज जो है खत्म होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं।
तो हो सकता है कि सीटी का ही पैटर्न कंटिन्यू रहे, लेकिन सीटी को क्वालिफाई कर दिया जाए, तो वो एक बड़ी चर्चा होगी। वो तो सरकार जो है अपने लेवल पे मेरे हिसाब से इसका निर्णय लेगी, लेकिन वर्तमान पे जिन चीजों की मेरे पास में इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्तमान भर्ती को पूरा करेंगे, इन बच्चों को बचाने का काम करेंगे। कोई और कमेंट जो आप मेंशन करना चाहें एज अ लॉयर, लास्ट फॉर अवेयरनेस? एज ए लॉयर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आप सुरक्षित हैं। आपको क्योंकि सुना नहीं गया, तो आप एक बार कोर्ट आएंगे जब, तो आपको सुना भी जाएगा, आपकी बात भी रखी जाएगी। उसके बाद में मुझे लगता है कि सरकार के पास आपको कोऑपरेट करने के सिवा कोई और रास्ता अब है नहीं, बचा नहीं है, तो सरकार को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। यदि आप कोर्ट आते हैं तो आप चिंता ना करें, अपने अपने काम पे ध्यान दें, क्योंकि डिप्रेशन में है बहुत सारे लोग, 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो इस प्रकार की कोई भी हरकत ना करें जिससे आपके या आपके परिवार को कोई धक्का पहुंचे, कोई दिक्कत पहुंचे। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं आएंगे तो आपके लिए हम वैसे भी लड़ रहे हैं, आप नहीं भी आएंगे तो भी हम लड़ रहे हैं। आप चिंता ना करें, आपको बचाने का काम करेंगे। यानी कि जॉब सेफ है, जो सैलरी आपने अर्न कर ली वो आपसे वापस नहीं ली जाएगी, और जो सरकार कह रही है कि हम विधेयक लाएंगे, ठीक है, सरकार के पास समय नहीं है लेकिन वो दिखा रही है कि हम साथ में हैं, दिखाने की कोशिश तो कर ही रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और कोई गलत स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। अमूमन सुसाइड और इस तरह की खबरें आती हैं, वो बहुत ज्यादा पेन होती हैं, सो देयर इज नो टू बी पैनिक। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और नेक्स्ट कोई डेट, कोई हियरिंग कुछ है, कुछ ऐसी कोशिश हुई है? नहीं, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, परसों से कोर्ट खुलेगी, उसके बाद हियरिंग फिक्स होगी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव बात आई जो समझ में आ रही है, और दोबारा एग्जाम की भी नौबत नहीं आएगी इन ग्रुप्स में। मुझे नहीं लगता कि कोई आएगी। बाकी ग्रुप्स में तो बट नेचुरल सी बात है, री एग्जामिनेशन उन्होंने पहले ही डायरेक्शन दे ही रखी है और उन्होंने कल एडवर्टाइजमेंट निकाल भी दी है, उससे किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है। अच्छा, काफी सारी भर्तियां ना मर्ज हो गई है ना, ये बड़ी, यही तो गड़बड़ हुई है इनसे, ये बड़ा फेलियर। हाँ, खिचड़ी पक गई है अलग अलग, क्योंकि आप एक ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, आप कुछ नंबर दे रहे हैं। मैं जब पढ़ रही थी तो मैं 23,000 पढ़ रही थी, आपने 12,500 बताए हैं। सरकार ना जाने किसकी पैरवी करके आ जाती है और बाद में वो कहते हैं इनको कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री की उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, मुख्यमंत्री खुद नहीं जानता किस विषय पर क्या बोल रहा है। ये हाल है इनका। ठीक है, रविंद्र सिंह जूल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमने इस पर बातचीत किया। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा अवेयरनेस प्रोग्राम, और सीईटी और HSSC जो है वो बहुत सारे सवालों के घेरे में है, तो उम्मीद करते हैं कि वो पब्लिक में आकर अपनी बात जरूर रखेंगे। हालांकि संभावनाएं कम है, कोर्ट जाने का आपने जिक्र किया। अच्छा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जॉब जाएगी या री एग्जाम होगा, अभी लड़ाई है। हाँ, हो सकता है लड़ाई थोड़ी लंबी चले, लेकिन हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने करने की कोशिश की है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं हम उनका पक्ष रखें, उनकी बात रख सकें। ये जो भर्तियां हैं, और एक अलग ही तरह का टेंशन का माहौल मैं देख रही थी, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके कॉल मैसेजेस थे, तो लगा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये रोजगार का मुद्दा है, हम सबके लिए बहुत भावनात्मक मुद्दा होता है। आप इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अब स्पेशली इस पर रोजगार के मुद्दों को जरूर उठाएंगे।